तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कैपिलैरिटी एंड राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलैरिटी ट्यूब, जिसे बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों कैपिलैरिटी पढ़ते हैं। कैपिलैरिटी से पहले आपको कैपिलरी ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब क्या है। सो द लैटिन वर्ड कैपिला मींस हेयर। कैपिलैरिटी ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब जो है ये वर्ड लैटिन से आया है, कैपिला, जिसका मतलब होता है हेयर, आपके जो बाल होते हैं। सो द ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर जो हॉलो पोर्शन है वो बहुत ही पतला है, मतलब रिफिल, आपके पेन की रिफिल को हम कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं कि इतना कम बोर है उसका, इतना कम होलो पोर्शन है, ठीक है। बहुत पतली पतली होती है ये, बहुत ज्यादा पतली, ठीक है। पेन के रिफिल से भी पतली बोल सकते हो इसे। दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। अब कहते हैं व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास ओपन एट बोथ एंड्स, एक ग्लास से बनी हुई कैपिलरी ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन है, कहते हैं उसे हम डिप करेंगे लिक्विड में, विच वेट इट्स वॉल, जो इसकी वॉल को वेट कर देगा। कौन कौन? वाटर, एल्कोहल। तो इस केस में कहते हैं लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। बट व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट इट्स वॉल, जो इसकी वॉल को वेट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल मरकरी, जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूज, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है वो वेट कर देते हैं, और जिनका ऑब्ट्यूज होता है वो वेट नहीं करते। क्लियर? चलो, तो जो कहते हैं कि डिप करने पे वेट नहीं करेगा, उस केस में लिक्विड क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, नीचे चला जाता है लेवल। जैसे मान यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये एक लिक्विड था, वाटर लिया, इसमें कैपिलरी ट्यूब डिप की, तो इसमें वाटर का लेवल क्या हो गया? राइज कर गया। वहीं अगर मरकरी ले तो उसमें वाटर का लेवल फॉल कर गया। इसी एक्शन को बोलते हैं बच्चों कैपिलैरिटी। सो द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी कैपिलरी एक्शन यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अ ब्लॉटिंग पेपर सोक्स इंक बाय कैपिलरी एक्शन, द पोर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर एक्ट एज कैपिलरीज। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? जो इंक, कई बार क्या होता है, कुछ पेंटिंग वाले या जो पार्कर पेन या इंक पेन से लिखते हैं तो कुछ इंक ऊपर ऊपर रह जाती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर यूज किया जाता है। ऐसे ऊपर रख दो, वो सारी इंक को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। या मेकअप में भी यूज होता है, जब स्किन पे बहुत सारा मॉइस्चर हो जाता है तो सबसे पहले वो ब्लॉटिंग पेपर से फेस को साफ करते हैं उसके, कि जो मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? कैपिलैरिटी के कारण, ठीक है। कैपिलरी के कारण जो वाटर स्किन के ऊपर था वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, खींच लिया उसने, जैसे यहां पे खींचा इसने ऊपर की तरफ। फिर सेकंड एग्जांपल है, ऑयल rises in the long narrow spaces between the thread of the wick, the narrow spaces act like a capillary tube. अब आपने देखा होगा दिया में बाती होती है, उसमें ऑयल तो नीचे रखा होता है, पर वो बाती में जो ऑयल है अपने आप कहां जाता है? ऊपर की तरफ राइज करता है। तो वो भी क्यों है? कैपिलरी एक्शंस के कारण, ठीक है। फिर we use towels to made a coarse we use towel made of a coarse cloth for drying our skin after taking bath. अब हम टॉवल यूज करते हैं, वो टॉवल क्या करता है? हमारी बॉडी के ऊपर जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उसको क्या कर लेता है? सोक कर लेता है। वो इस मटेरियल का बनता है। टॉवल का एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है ना, हर कोई कपड़ा टॉवल नहीं बन सकता, तो वो टॉवल में भी क्या है? कैपिलैरिटी एक्शन है। फिर कहते हैं सैप राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स लीव एंड ब्रांचेस ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब प्लांट्स में सैप क्या होता है? जो मिनरल्स या कुछ भी चीजें जो रूट से उसने प्लांट ने क्या करना है? थ्रू आउट अपनी बॉडी पार्ट्स, अपने ब्रांचेस पे या पूरे अपने लीव्स तक पहुंचाना है, तो वो नीचे से, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर दे दो, हम पानी जब देते हैं किसी भी प्लांट को, वो उसके रूट में देते हैं, तो वो ऊपर तक कैसे जाता है? कैपिलरी एक्शन के कारण, ठीक है। वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है, जाइलम होता है, और कौन होता है? फ्लोइंग होता है। तो कैपिलरी एक्शंस ही यूज करते हैं। क्लियर ये चीज? तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट सभी याद रखना कि जब लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा तो उसका जो मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा? कॉनकेव, ठीक है। ऊपर क्या है इसका? अपर सरफेस कॉनकेव मेनिस्कस। वहीं जब लिक्विड क्या करेगा? फॉल करेगा,
उस केस में जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा होएगा, कॉन्वेक्स। उसकी अपर सरफेस कन्वेक्स मेनिस्कस होगी। ये भी पता होना चाहिए कि लिक्विड राइज करेगा तो कॉन्केव मेनिस्कस ही बनेगा। क्लियर ये चीज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसमें हमने ये देखना है कि कितनी हाइट जो है वो राइज कर रही है कैपिलरी ट्यूब। उस फॉर्मूले को बोलेंगे हम एसेंट फॉर्म। अब देखिए बच्चों, एसेंट फॉर्मूला, कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r dipped in a liquid of surface tension T and density rho. Suppose the liquid widths the sides of the tube, then its meniscus will be concave. तो यहाँ पे देखो इस फिगर में हमारे पास एक लिक्विड है जो सरफेस को वेट कर रहा है, तो वो राइज कर गया। कितनी हाइट राइज कर गया, देखो यहां पे वो h हाइट राइज कर गया। ठीक है, लोअर एंड देखते होते हैं जब मेनिस्कस राइज करता है। ठीक है, तो ये हाइट निकाल के देंगे। अब इसे ध्यान से समझना, मैंने इसके अपर सेक्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके यहां पे दिखाया कुछ इस तरह। अब बच्चों ये जो है ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसे हमने कंप्लीट करके क्या बना दिया, स्फीयर बना। 3D में अगर देखो तो इट इज अ स्फीयर। 2 डायमेंशन में ये सर्कल लग रहा है, एक्चुअल में क्या होता है देखो, एक्चुअल में मेनिस्कस 3D में ऐसे ऐसे बना और इसका स्फीयर आपने ऐसे बना। ठीक है ना, एक्चुअल में अगर बात करें तो इट इज लाइक दिस। जो आपका वो मेनिस्कस दिख रहा है ना आपको, वो ऐसे है, विच इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। क्लियर। 3 डायमेंशनल में देखें, यहां पे तो 2 डायमेंशन आपको दिख रहा है बस, 3 डायमेंशन में ये कुछ इस तरह है। ठीक है, इस तरह, और ये स्फीयर का क्या कर रहा है, पार्ट बन रहा है। अब एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया A पॉइंट, एक पॉइंट मैंने जस्ट इसके नीचे लिया B पॉइंट। ध्यान से समझना इस चीज को। हमने थोड़े दिन पहले ही ये पढ़ा था एक्सेस प्रेशर। ठीक है, जब स्फेरिकल सरफेस हो, पढ़ा था ना ये चीज कि जब स्फेरिकल सरफेस हो तो वहां पे एक्सेस प्रेशर होता है ना। किस साइड एक्सेस प्रेशर होता है, कनकेव साइड, पता होगा सबको। तो यहां पे कनकेव साइड कौन सी है, ए वाली, ऊपर वाली। तो ऊपर प्रेशर मान लो, यहां पे मैंने प्रेशर लिखा PA, इस पॉइंट के प्रेशर को लिखा मैंने PB। तो किस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, ए साइड, क्योंकि वो किस साइड है, कनकेव साइड है। कनकेव साइड प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर टुवर्ड्स कनकेव साइड डेल्टा P, वो किसके इक्वल होता है, 2T/R, क्योंकि लिक्विड के केस में 2T/R होता है। अब अगर आपको बोले कि एक्सेस प्रेशर खुद निकाल लो तो कैसे निकाल लोगे, PA माइनस PB इक्वल टू 2T/R। कोई डाउट किसी की, क्लियर ये चीज। अब यहां पे देखो जो A पॉइंट है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो A पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे हमने लिख दिया PATM माइनस PB इज इक्वल टू 2T/R। तो यहां से PB कितना आ गया, P एटमॉस्फेरिक प्लस 2T/R। कोई डाउट यहां तक, माइनस 2T, ओके, माइनस 2T। बताओ किसी को कोई डाउट यहां। तो हमें ऊपर और नीचे वाली सरफेस में प्रेशर डिफरेंस पता लग गया। यही चीज लिखा है यहां पे इसने, ऊपर PA नीचे PA माइनस 2 सिग्मा लिखा है, या क्या लिखते हैं इसको, T लिख। एक ही बात है, सरफेस टेंशन को T भी लिख सकते हो और सिग्मा। अब देखो यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया C, एक पॉइंट कंसीडर किया D। अब हमें पता है सिंस D and C are on same horizontal level, ये लाइन लिखेंगे हम यहां पे, सिंस D and C are on same horizontal level, so pressure at D is equal to pressure at C. So pressure at D equal to pressure at C. What is pressure at D? Atmospheric pressure. यहां तो atmospheric, तो PD is P atmospheric. And what is pressure at C? Pressure at C is what? तो यहां पे कितना प्रेशर अंदर वाली साइड, उसके अंदर वाली साइड प्रेशर कितना है, PA माइनस 2T/R। ये अंदर प्रेशर प्लस H डेप्थ में जाने से प्रेशर कितना और आ जाता है, H रो G। क्लियर ये चीज। तो यहां पे कितना प्रेशर है वो कैसे निकालना, पहले तो इसके अंदर जस्ट अंदर कितना प्रेशर था हमारा,
P एटमॉस्फेरिक माइनस 2T/R। फिर उसके बाद डेप्थ में गए हो H, तो उसके लिए H रो जी साथ में और आ गया। अब यहां पे देखो ये P एटमॉस्फेरिक क्या हो गए, कैंसिल। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि H रो जी इज इक्वल टू 2T/R। कोई डाउट यहां पे? यहां से H कितना आ गया, 2T/R रो जी। कोई डाउट यहां तक? नाउ व्हाट इज R हियर? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। बट हमारे पास तो R होगा ही नहीं वहां पे, मैं वहां पे इमेजिनरी R तो ड्रॉ करूंगा नहीं, तो मुझे तो ये कैपिटल R चाहिए ही नहीं। अब मैं इस कैपिटल R की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पे देखो हमने ये सफेयर बना दिया था। इस सफेयर को देखो यहां से यहां तक ये सफेयर का सेंटर हुआ, आपने ज्वाइन किया, तो ये मेनिस्कस वाले सफेयर का क्या आ गया, रेडियस, विच इज कैपिटल R। और अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक ये किसका रेडियस होगा, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इतनी मोटी थी तो इसका रेडियस तो यही होगा सेंटर तक, तो ये स्मॉल r, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस तो हमारे पास होगा ना। तो मैं चाहता हूं कि कैपिटल R को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दूं, स्मॉल r। उसके लिए मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब हमारे पास एंगल होना चाहिए, एंगल तो था ही नहीं। अब ये कौन सा एंगल है बच्चों, दिस थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये कैसे आया उसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि यहां पे थीटा वो कैसे आया। तो उसके लिए देखो यहां पे अगर मैं बोलूं टेंजेंट टू द लिक्विड बनाओ, तो ये बना टेंजेंट टू द लिक्विड, और ये है सॉलिड सरफेस। इनके बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। लास्ट लेक्चर में किया था ना। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना, और ये टेंजेंट वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये रेडियस ये वाला है। ये सफेयर के टेंजेंट है, हमें पता है कि किसी भी सफेयर का जो टेंजेंट होता है वो उसके रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों में एंगल थीटा है तो इन दोनों में भी कितना होगा, थीटा। दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी कितना होता है, थीटा। तो समझ लग गया यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इनके बीच का रिलेशन निकाल ले, तो इनके बीच के रिलेशन के लिए यू हैव हाइपोटेन्यूज, यू हैव बेस, यू हैव एंगल, तो क्या यूज करेंगे, cos थीटा। So cos theta is base upon hypotenuse, base is r, hypotenuse is capital R, तो यहां से capital R आ गया small r by cos theta। Now substitute this value यहां पे, तो h आ गया 2t r rho g, cos theta किधर आ गया, ऊपर। So this is the formula बच्चों, this is ascent formula, जो क्या बता रहा है आपको, हाइट बता रहा है कि लिक्विड कितना ऊपर राइज करेगा। समझ गए? तो यहां पे ये डेरिवेशन खत्म होगी। अब किस किस पैरामीटर्स पे ये डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ गए ये बात? अब देखो अगर मैं बोलूं मरकरी है, हमने ये भी देखा कि मरकरी के केस में लेवल क्या हो गया था, फॉल हो गया था। क्यों हुआ ऐसे? मरकरी के केस में जो थीटा था वो कितना होता है, 138 डिग्री, विच इज व्हाट, ऑब्ट्यूज। और cos थीटा जब थीटा एक्ट्यूज हो तो वो क्या होता है, लेस देन 1, मतलब नेगेटिव होता है। तो आपका जो यहां पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। cos 138 बच्चों याद रखो, मरकरी के क्वेश्चन में कितनी होती है, -0.74। ठीक है, cos 138 की वैल्यू याद रखना है क्योंकि मरकरी का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो 0.74 नेगेटिव के साथ, तो आपका जो हाइट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव हाइट का मतलब ऊपर की जगह किधर चले गई, नीचे चले गए। समझ गए ये बात, क्लियर हो गई? तो मरकरी के केस में हाइट क्या है, नेगेटिव। तो जो भी लिक्विड्स जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा उस केस में हाइट नेगेटिव आएगी और वो कहां जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। समझ गए ये चीज, नोट कर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सब टॉपिक है बेसिकली। एक क्वेश्चन आता है इसमें, इसलिए ये टॉपिक करवा रहा हूं। देखो हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड था, हमने उस पे कैपिलरी ट्यूब रखी, तो लिक्विड राइज किया h हाइट तक। व्हाट इफ सेम कैपिलरी ट्यूब
मैंने उसकी हाइट कम कर दी, h डैश कम है ना, तो व्हाट विल हैपन, विल द लिक्विड फॉल्स डाउन, फॉल्स डाउन मतलब टॉप पे जाके क्या होगा, निकल जाएगी बाहर की तरफ, ये बोल रहा हूं फॉल्स डाउन। फॉल डाउन ये नहीं कि नीचे चला जाएगा, लिक्विड तो राइज करेगा ही, कितने हाइट तक करना था, h हाइट तक, तो अब तो हाइट h से क्या है, कम है, तो हाइट तो h तक जाना था, क्या होगा अब, वो नीचे गिर जाएगा, बाकी का बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं होगा, कैपिलरी ट्यूब में ओवरफ्लो नहीं होगा। ये है इसका आंसर। क्यों नहीं होता, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी है तो क्या पानी ओवरफ्लो, लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके लिए देखो, वही नो हाइट जो हमने निकाली थी, क्या था हाइट का फॉर्मूला, 2t बाय r रो जी cos थीटा, ये था छोटा, ये चीज था। फिर हमने ये रिलेशन निकाला था कि जो हमारा कैपिटल R है दैट इज इक्वल टू r बाय cos थीटा, ये रिलेशन अभी निकाला, तो इसको रिप्लेस कर दूं, r cos थीटा की जगह ये आ जाएगा 2t बाय r रो जी, ये आ जाएगा ना यहां से, अगर आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R cos थीटा पुट कर दोगे तो ये r cos थीटा से cos थीटा कट गया, ये चीज आ गई। अब h और ये मैंने r इधर लिया, ये बचा 2t बाय रो जी, बचा ये 2 constant, T is surface tension. For the same liquid, surface tension is constant. Rho density of a liquid is same in both the cases. G is same in both the cases. So this is constant. It means H और R का प्रोडक्ट क्या रहेगा, constant. It means अगर H और R का हम रिलेशन देखें तो they are inversely. R उधर चला जाएगा, तो it means अगर हाइट कम हो रही है तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब थी उसकी हाइट क्या थी, कम थी, पर लिक्विड तो राइज करना था, तो लिक्विड राइज करते करते उसने क्या किया, जो मेनिस्कस पहले ज्यादा कर्व्ड था अब रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। रेडियस बढ़ने का मतलब जो कर्व्ड पार्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये कर्व्ड है तो इसका जो स्फीयर बनेगा वो छोटा बनेगा ऐसे, अगर ये कम होना शुरू हुआ, कर्वेचर इसका कम होना शुरू हुआ तो इसका स्फीयर क्या बनेगा, बड़ा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा, ऐसे होगा ना। तो क्या होता है कि जब आपके पास कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट की है, उस केस में ये जो मेनिस्कस पहले ज्यादा कर्व्ड था अब उसकी कर्वेचर क्या होनी शुरू हो रही है, कम होनी शुरू हो रही है। पहले रेडियस कैपिटल R था, अब रेडियस कितना है, R डैश, तो कौन सा रेडियस बड़ा है, R डैश वाला। सो अगर हाइट कम है तो कैपिलरी क्या करेगा, मेनिस्कस का रेडियस बड़ा कर देगा, समझ गए ये चीज। तो यहां पे अब ये इक्वेशन को हम यूज करा करेंगे, हम H1R1 इक्वल टू H2R2, ये एक फॉर्मूला आ गया, ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं करेगा, मेनिस्कस का रेडियस बड़ा कर देगा, समझ गए। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज होएगा ही होएगा, उसके अलावा एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी चेंज आ जाएगा। पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, कम था, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कर्व्ड कम हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ लग रहा तो इक्वेशन को देखते। इक्वेशन में अगर हम देखें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी ना कि H1R1 इक्वल टू H2R2। H1R1 की जगह हम ये लिख लें स्मॉल r बाय cos थीटा 1, मान लो पहले एंगल कितना था, थीटा 1, क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, H2 r by cos theta 2, where the small r is what, radius of capillary tube which is same in both the cases। तो मैंने r1 r2 नहीं लिखा तो ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया, h by cos theta इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब h is directly proportional to cos theta, मतलब अगर हाइट कम होगी तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा, कम, और cos थीटा की वैल्यू अगर कम हो रही है तो थीटा क्या हो रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि cos थीटा में थीटा एंगल जितना बड़ा होता है उतनी cos की वैल्यू क्या होती है, छोटी। तो इसका मतलब अगर इनसफिशिएंट है, हाइट कम हो गई तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ आया तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस के बेस पे आया तो आप h कैपिटल R इक्वल टू कांस्टेंट वो यूज करो, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।
तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज किया है 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इन अनदर कैपिलरी हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, दूसरी कैपिलरी ली, उसका रेडियस पहले वाले के रेडियस के कितना है 1/3, और बोला गया कि हाउ मच वाटर विल राइज इन दिस केस। तो आपको H2 निकालनी है। H1 पता है कि पहले केस में कितनी राइज की 2 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कंपेयर करना हो एक ट्यूब का दूसरे ट्यूब के साथ, ये इनसफिशिएंट लेंथ वाला क्वेश्चन नहीं है कि H इंटू कैपिटल R कांस्टेंट करो, वो इनसफिशिएंट वाला होता है। या तो अलग ही ट्यूब है हमारे पास, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। H इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 2t बाय r रो g cos थीटा। क्लियर। अब हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास रेडियस चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सरफेस टेंशन लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा। cos थीटा, थीटा भी क्या रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा इंसफिशिएंट लेंथ है कि थीटा चेंज हो जाए। हमारे पास तो लेंथ जितनी मर्जी बोल दो कहते हो, g भी सेम रहेगा, रो भी सेम रहेगा, और स्मॉल r क्या होता था, रेडियस, रेडियस अलग हो गया। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि h इंटू आर उधर ले गया 2t cos थीटा बाय रो g, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब h इंटू स्मॉल r क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, कांस्टेंट। क्लियर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन थी h इंटू कैपिटल R, यहां पे क्या है h इंटू स्मॉल r, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल R रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता था। अब यहां पे H1R1 इक्वल टू क्या हो गया, H2R2। हमें H2 बोला है, किसके इक्वल हो जाएगा, H1R1 बाय R2। H1 इज 2, R1 को R1 लिख दो, R2 कितना है 1/3 ऑफ R1, ये कैंसिल, तो H2 आ गया 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हाइट जो है वो राइज करेगा सेकेंड कैपिलरी में। क्लियर, नोट कर। लुक एट इट सेकेंड पार्ट। इफ द फर्स्ट कैपिलरी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, then what will be the position of water in the tube? फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब जिसमें कितना सेंटीमीटर राइज किया था, 2 सेंटीमीटर, जब उसको वर्टिकल रखा था तो दिस इज 2 सेंटीमीटर राइज। अब कहते हैं उसको इंक्लाइंड कर दो 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं। हॉरिजॉन्टल ये वाला एंगल होता है, वर्टिकल मतलब ये वाले के साथ 60 डिग्री परपेंडिकुलर के साथ, ऐसे कर दिया। तो बताइए कि कितना लेवल जो है वो राइज करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एज इन केस ऑफ मर्करी बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर याद है ना, जिसमें मर्करी के बीच में ट्यूब डालते थे, अगर आप उस ट्यूब को भी इंक्लाइंड कर दोगे तो जो वर्टिकल हाइट रहती है वो सेम रहती है लिक्विड की। मतलब जितनी वर्टिकल हाइट यहां पे राइज की है उतनी ही वर्टिकल हाइट यहां पे राइज करेगी। वर्टिकल बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो ज्यादा राइज कर जाएगी, पर वर्टिकल लेवल क्या रहेगा, सेम। चाहे वो मर्करी बैरोमीटर का क्वेश्चन हो चाहे इसका क्वेश्चन है, लेवल जो राइज करेगा वो क्या होगा, सेम। अब हमें तो ये बताना है कि यहां कितना राइज करेगा। ऐसे वर्टिकल लेवल तो सेम रहेगा, मतलब ये तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये नहीं पता हमें, तो ये पूछा है उसने, दिस वन, ये L। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते। देखो दिस दिस एंड दिस, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर, यहां पे ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये वर्टिकल का देखो, वर्टिकल के साथ इसका कितना एंगल है 60, तो दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इसका कितना एंगल है 60। क्लियर ये चीज, ऐसे ही है ना ट्यूब पड़ी ऐसे, तो यहां पे वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 60। सही बना रहे हैं, पक्की बात, बताओ। क्या आएगा फिर, ऊपर जाएगा 60, हाइट के साथ बनाना है 60। सर इनसे पूछो, एक्सपर्ट मैथ्स जो साढ़े मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे बनेगा, दिस एंगल इज 60। तो देखो यहां पे दिस इज योर इंक्लाइंड पाइप, जो ट्यूब, वर्टिकल ये रहा, कितना एंगल 60, ये ज्वाइन कर दिया आपने इसको। ये वर्टिकल लेवल कितना है उसका, वर्टिकल तो 2 ही रहेगा ना, ये वाला वर्टिकल राइज तो 2 है। हमने देखना है ऐसे कितना राइज किया, यहां से ऐसे कितना राइज किया, ये वाला। तो हमने बेसिकली हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये एंगल वर्टिकल के साथ 60 है, यहां पे ये 90 हो गया, हमने ये L निकालना है। कैसे निकलेगा ये L, cos 60 के साथ
cos 60 is basically base upon hypotenuse. What is your base? Base is 2, hypotenuse is L, तो L equal to 2 by cos 60. cos 60 कितना होता है? 1 by 2, 2 ऊपर चला गया तो L कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. तो यहां से यहां तक जो लेवल हुआ है वाटर का इंक्रीज वो कितना है? 4. तो मेक श्योर वर्टिकल लेवल जो है वो टिल्टेड करने से सेम होता है, एक्चुअल लेवल में चेंज आएगा, वर्टिकल लेवल में सेम रहेगा. क्लियर? नोट करिए. Next is a 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises up to 8 centimeter. If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, the length of water column in the capillary tube will be. अब यहाँ पे आपने कैपिलरी ट्यूब जो पहले कितना राइज कर गई थी? 8 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कर गई थी वाटर उसमें, अब उसे आपने एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रखा. तो आपका जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा r रो, यहाँ पे g की जगह आ जाएगा g इफेक्टिव. जितने भी लिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं आपने फॉर्मूले में g की जगह g इफेक्टिव कर देना है. और एलिवेटर जब फ्रीली फॉलिंग होती है उसकी इसमें g इफेक्टिव कितना होता है? 0. तो यहाँ पे जो हाइट आ जाएगी वो समथिंग अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट. तो उस केस में क्या होएगा? इनफाइनाइट राइज करेगी. इनफाइनाइट राइज का मतलब मैक्सिमम अप टू द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. तो जितनी कैपिलरी की ट्यूब है उतने तक राइज कर जाएगी. तो कितनी ट्यूब थी? 20. तो आंसर इज 20. अब सिमिलरली द सेम क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे कि आपने कैपिलरी ट्यूब को सैटेलाइट पे ले गए. जब आप सैटेलाइट पे ले गए वहां पे भी जी कितना हो जाता है? 0. वहां जी इफेक्टिव इज 0. तो वहां पे भी क्या होएगा? मैक्सिमम राइज. तो यहां पे दो क्वेश्चंस हैं ऐसे, एलिवेटर प्रॉब्लम या आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जाओ. तो जो हाइट राइज करेगी दोनों केसेस में वो मैक्सिमम करेगी, मतलब जितनी कैपिलरी की ट्यूब है 20 सेंटीमीटर. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीट 2020 का. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to height h. h height तक water rise कर गया. The mass of the water in the capillary is 5 ग्राम. तो जितना वो water rise किया है उसका मास कितना है? 5 ग्राम. जो कैपिलरी में वाटर है इसका मतलब वो राइज किया हुआ वाटर है, तो वो मास आपको कितना दिया है? 5 ग्राम. तो बोला गया कि अनदर कैपिलरी ट्यूब ली जिसका रेडियस पहले से डबल है, 2r है, उसको पानी में मर्ज किया. अब बताओ कि कितना मास उसमें होगा पानी का? पहले वाले में कितना था? 5 ग्राम. अब वाले में बताओ कितना होगा. तो ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि कैपिलरी में कितना मास है, तो उस क्वेश्चन में देखना, ध्यान रखना कि आपको पता है जब कैपिलरी में वाटर राइज करेगा तो वाटर किस शेप में राइज करता है? सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी. सिलेंडर, कैपिलरी सिलेंडर है. तो अगर मैं बोलूं कि h हाइट तक राइज कर गया तो आप पहले तो लिखोगे मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 सॉरी पाई r स्क्वायर h रो. यहां पे h क्या होएगा? हाइट, एसेंट वाली, जितना वो हाइट राइज कर गया. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 2t cos थीटा r रो g. ये चीज क्लियर? क्योंकि हाइट भी तो चेंज होगी ना दोनों के लिए. तो यहां पे अब ये एक r से एक r कैंसिल, क्या बचा आपके पास? पाई r 2t cos थीटा नीचे रो g, साथ में रो से रो भी कट जाएगा ना, तो नीचे बचा सिर्फ g. तो दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड. ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड जो किसमें है? कैपिलरी में. क्लियर? ये चीज समझ लगी इतनी? अगर आपसे वेट पूछा जाए तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? जी के साथ, कि वेट ऑफ द लिक्विड राइज इन द कैपिलरी. यहां पे मास था तो हमने एम लिया. तो अब यहां पे देखो जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर बोथ द केसेस, हमारे पास दो ट्यूब है ना, एक का रेडियस r है, एक का 2r है. तो फॉर बोथ द केसेस 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, टेंशन, सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट, cos थीटा इज कांस्टेंट बिकॉज लिक्विड सेम है. उसके बाद g इज कांस्टेंट. तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे. तो मास जो है वो रेडियस के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो पहले केस में अगर मास m1 है तो उसका रेडियस r1, दूसरे केस में मास m2 उसका रेडियस r2. रेशियो कर दो, m2 बाई m1 इक्वल टू r2 बाई r1. तो m2 इज r2 बाई r1 इंटू m1. यहां वैल्यूज को पुट करो. दूसरे का रेडियस पहले के कितने टाइम है? 2 टाइम्स. मास कितना था? 5 ग्राम. ये कैंसिल, कितना आ गया? 10 ग्राम. तो 10 ग्राम आंसर, मतलब सी पार्ट. समझे ये बात? क्लियर हो गया? वेट आता तो साथ में क्या आ जाता है? m इंटू जी.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों AI-EEE का. A capillary tube A is dipped in water, another identical tube B is dipped in soap water solution. Which of the following shows the relative nature of liquid column in two tubes? एक को वाटर में डिप किया है, एक को किसमें किया है? सोप सोल्यूशन. तो बताइए कहते हैं कौन सा दोनों में से सही नेचर को डिपिक्ट कर रहा है. अब आपको पता है बच्चों कि दोनों ही लिक्विड वेटिंग वाले वेट करते हैं, तो दोनों राइज करेंगे. वेट वाले राइज करते हैं तो दोनों राइज करेंगे. राइज में अब कौन सा ज्यादा राइज करेगा? देखो H के फॉर्मूले में आता था 2t cos थीटा बाय r रो g. तो जिसका t ज्यादा होगा उसकी हाइट भी राइज क्या करेगी? ज्यादा. सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम. सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन कम होती है, तभी तो उसको वॉशिंग करने में यूज करते हैं. ज्यादा क्या होएगा? स्प्रेड होगा. जिसकी सरफेस टेंशन कम होती है वो स्प्रेड क्या होता है? ज्यादा. तभी तो अच्छे से कपड़े धुलेंगे. तो सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? कम. अगर सरफेस टेंशन कम होएगी तो हाइट भी क्या हो जाएगी? कम. तो सोप सॉल्यूशन की टेंशन कम है, सरफेस टेंशन, तो हाइट भी क्या आएगी? कम. तो वाटर की ज्यादा राइज करेगी और सोप की क्या आएगी? कम. तो इसमें से कौन सा आंसर आपको लगता है? डी पार्ट. बी में भी था, पर आपको पता है जो राइज करता है उसका नेचर कैसा आएगा? मेनिस्कस कैसा आएगा? कनकेव. यहाँ पे कैसा बन रहा था? कॉन्वेक्स, है ना? तो इसीलिए डी पार्ट, जिसमें पहले में राइज ज्यादा है, दूसरे में राइज कम है, और मेनिस्कस दोनों में कैसे? ऊपर की तरफ कनकेव. दोनों में जो स्नेक का मुंह है वो किधर है? ऊपर की तरफ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये. The narrow bores of diameter 3 mm and 6 mm are joined together to form U-tube shape open at both ends. तो हमारे पास यहाँ पे दो नैरो बोर्स हैं, मतलब दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं जिनको ज्वाइन करके यू शेप बना दी. ठीक है, एक पतली है और एक क्या आ गई? मोटी. थोड़ी सी ज्यादा होगी पर चलो चलेगा. ठीक है, ऐसे. तो कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन इट्स लेवल इन टू लिम्स ऑफ द ट्यूब. दोनों में कितना लिम्स, जो दोनों लिम्स हैं उसमें हाइट का कितना डिफरेंस होगा? क्योंकि आपको पता है राइज जो होगा कैपिलरी ट्यूब में वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ट्यूब पे, करता है ना. तो जिसका रेडियस कम होगा उसमें हाइट अलग होगी, है ना. हाइट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस के क्या है? इनवर्सली. तो अगर बात करें पहला रेडियस R1 कितना है? 3 मिलीमीटर. कन्वर्टेड इनटू मीटर, 3 into 10 की पावर -3 मीटर. And R2 is what? R2 is 6 millimeter, which is 6 into 10 raised to power -3 meter. Then उसके बाद सरफेस टेंशन दी है वाटर एट द टेम्परेचर दिस से. सरफेस टेंशन आपको T गिवन है 7.3 into 10 raised to power -2 न्यूटन पर मीटर. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं 0 ले, अगर बोल रहा है तो ले लेते हैं. ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0. और वाटर की जो डेंसिटी गिवन है हमें दैट इज 10 raised to power 3 kg और G की वैल्यू 9.8. ठीक है, तो अब हाइट में डिफरेंस पूछा है इसने, H1 और H2 में डिफरेंस. तो यहां पे मान लो इतना राइज कर गया क्योंकि ये पतली है, ज्यादा राइज करेगी, और यहां पे राइज क्या की? कम. तो ये हुआ H1 राइज, और यहां पे कितना राइज हुआ? H2. और हमें लेवल में डिफरेंस चाहिए, तो मतलब H1 माइनस H2. क्लियर? अब फॉर्मूला लगाएंगे 2t cos थीटा बाय r रो g. R1 आ जाएगा, यहाँ पे 2t cos थीटा R2 रो g. बाकी तो सब कुछ सेम है, सिर्फ रेडियस अलग अलग है. कॉमन निकाल दो. 2t cos थीटा रो g 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. थीटा कितना बोला इसने? 0. cos 0 is 1. नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट, और वैल्यू किसकी फाइंड कर लेना? डेल्टा H की वैल्यू फाइंड कर. समटाइम ये क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है. आपको लेवल में डिफरेंस दिया होगा, सरफेस टेंशन पूछ लेंगे. क्लियर? ऐसे भी हो सकता है. तो लगाना है इसी तरह, अप्रोच इस तरह लगानी है. बाकी तो सब्स्टिट्यूशन है, वैल्यूज को पुट करना और आंसर लेना. एनसीईआरटी ये क्वेश्चन खुद करना. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव के लिए डायरेक्ट रिजल्ट आपने ये याद रखना है. फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन देयर इज लिक्विड फिल्म इनसाइड इट. तो आपने क्या किया? बेसिकली दो आपके पास प्लेट्स हैं, ग्लास प्लेट्स ले लो. ठीक है, उनके बीच में लिक्विड है जो ऐसे कर्व सरफेस बना ले. अब इसे अलग करने के लिए, इन दोनों प्लेट्स को अलग करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी. सो इफ ए बी द एरिया ऑफ प्लेट वेटेड बाय द फिल्म, कि कितना एरिया प्लेट का जो है गीला हुआ है फिल्म से, देन फोर्स F नीडेड टू सेपरेट द प्लेट. कितनी फोर्स चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए? उसका बच्चों ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद करोगे.
2 कैपिटल T A by D, मतलब 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, D, वेयर D इज व्हाट, डेप्थ। क्लियर ये चीज? तो ये ऐसे आपने याद करना है, कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो विद दिस अपना फ्लूइड्स हो गया खत्म।